by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। 19 मई 2024 ईरान में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। इसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 20 मई को हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हो गया। हादसे के शिकार लोगों की डेड बॉडी भी निकाल ली गई है। ईरान सरकार ने 5 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही साथ हादसे की जांच का आदेश भी दे दिया है। ईरान सरकार का कहना है हेलीकॉप्टर खराब मौसम और बारिश की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ, जबकि सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खामी के चलते गिरा। ईरान ने किसी दूसरे देश पर आरोप नहीं लगाया है, मगर किसी संभावना को खारिज भी नहीं किया गया है। जब तक असल वजह पता नहीं चलती, चर्चाएं चल रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इजराइल एंगल की है। 20 मई को अमेरिकी मैगजीन टाइम ने एक दिलचस्प रिपोर्ट छापी। इसका टाइटल था द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सस्पेक्ट्स इन द मिस्टीरियस डेथ ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट रईसी। टाइम ने लिखा था, जो लोग इजराइल पर शक जता रहे हैं, हादसे की जगह उनकी सोच को पुख्ता करती है। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के पास पहाड़ पर गिरा। अजरबैजान ईरान के सबसे कम अच्छे पड़ोसियों में है, क्योंकि उसके इजराइल के साथ मजबूत संबंध है और अजरबैजान का मोसाद को शह देने का पुराना इतिहास रहा है। 19 मई को इब्राहिम रईसी अजरबैजान से ही वापस लौट रहे थे। वहां उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद उनके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि उसी दौरान किसी खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि अजरबैजान ईरान की ही तरह शिया बहुल देश है, मगर उसकी दोस्ती ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक इजराइल के साथ है। तो आज हम जानेंगे इजराइल अजरबैजान की दोस्ती की वजह क्या है, अजरबैजान और ईरान के बीच तकरार क्यों चलती है और ईरान हादसे में मोसाद वाली थ्योरी में कितना दम है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल, अजरबैजान, ईरान त्रिकोण की। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत ईरान से। ईरान वेस्ट एशिया का देश है। 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान। ईरान की दक्षिणी सीमा अरब सागर से लगती है, जबकि उत्तरी सीमा की तरफ कैस्पियन सागर है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। 98% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, उसमें से 85% शिया और 11% सुन्नी हैं। इस्लाम ईरान का राजकीय धर्म है। 1979 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई थी। उससे पहले ईरान में शाह का शासन हुआ करता था। खुमैनी ने ईरान को इस्लामी गणतंत्र बनाने का ऐलान किया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ दिए। ईरान अमेरिका को ग्रेट सेटन यानी बड़ा शैतान, जबकि इजराइल को लिटिल सेटन यानी छोटा शैतान कहता है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर पहली बार डायरेक्ट अटैक किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। ईरान में सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम लीडर के पास होती है। अयातुल्लाह अली खामेनेई मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। वो 1989 से इस पद पर बने हुए हैं। अब बारी अजरबैजान की। अजरबैजान ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा देश है। ज़मीनी सीमा 4 देशों से लगती है। उत्तर में रूस, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में आर्मेनिया। अजरबैजान की पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। अजरबैजान की आबादी लगभग 1 करोड़ है। 97% से ज़्यादा जनता मुस्लिम है। इनमें से लगभग 60% शिया हैं। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद अजरबैजान संवैधानिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष है। 1920 में अजरबैजान पर व्लादिमीर लेनिन की रेड आर्मी ने कब्जा कर लिया था। 1936 में उसको सोवियत संघ के अंडर रिपब्लिक का दर्जा मिला। 1989 में अजरबैजान ने संप्रभुता की घोषणा की। अगस्त 1991 में उसे पूर्ण आज़ादी मिल गई। अजरबैजान में सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इल्हाम आलियेव मौजूदा राष्ट्रपति हैं। 2003 से इस पद पर बने हुए हैं। उनसे पहले उनके पिता हैदर आलियेव अजरबैजान के राष्ट्रपति थे। इजराइल की कहानी क्या है। इजराइल वेस्ट एशिया में बसा है। ज़मीनी सीमा 4 देशों से मिलती है। पूरब में जॉर्डन, उत्तर पूर्व में सीरिया, उत्तर में लेबनान, दक्षिण में इजिप्ट। इजराइल की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है। 73% से ज़्यादा लोग यहूदी, जबकि 18% मुस्लिम है। बाकी में दूसरी मान्यताओं के लोग आते हैं। इजराइल के संविधान के मुताबिक ये एक यहूदी और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। स्थापना मई 1948 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान के तहत। इजराइल में राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा मिला है, मगर उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में 5वीं बार पीएम पद की शपथ ली थी।
इजराइल के ईरान से कैसे रिश्ते हैं, 4 पॉइंट्स में इन्हें समझते हैं। नंबर 1, 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। तेहरान में इजरायली दूतावास की इमारत को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को सौंप दिया। तब से दोनों के रिश्ते बदतर होते गए। इजराइल और ईरान के बीच चलने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। नागरिकों को एक दूसरे के देश में जाने से रोका गया। इस्लामी क्रांति के अगुआ खुमैनी ने रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को कुद्स डे के तौर पर मनाने की घोषणा की। इसका जेरूसलम से कनेक्शन है। जेरूसलम में मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद है, जबकि यहूदियों का सबसे पवित्र वेस्टर्न वॉल भी यहीं पर है। दोनों पक्ष इसे लेकर भिड़ते रहे हैं और अब इजराइल तनाव की एक वजह जेरूसलम भी है और जेरूसलम को अरबी में अल कुद्स कहा जाता है। नंबर 2, इजराइल का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। उसका कहना है जिस दिन उसने बम बना लिया वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए हम उसको बम नहीं बनाने देंगे। ईरान कहता है कि इजराइल मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, वो वेस्ट एशिया में अमेरिका का प्रॉक्सी है, इसलिए हम उसको चैन से नहीं रहने देंगे। इसके चलते दोनों में लड़ाई रहती है। अभी तक वे सीधी लड़ाई में नहीं कूदे हैं, मगर प्रॉक्सी गुटों को शह देकर और खुफिया ऑपरेशंस के जरिए वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में इजराइल का नाम आया है। सबसे बड़ा नाम मोहसिन फखरीजादे का था। नवंबर 2020 में उनकी कार को रिमोट कंट्रोल बंदूक से उड़ा दिया गया था। फखरीजादे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संस्थापकों में गने जाते थे। नंबर 3, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी। 250 से ज़्यादा को बंधक बनाकर ले गए। जब ये कांड हुआ, ईरान ने हमास को बधाई दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तक कहा गया कि पूरे हमले की प्लानिंग ईरान में हुई थी। जब इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया, ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। हमास के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश भी की। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी एक्टिवेट किया। इसमें ईरान के प्रॉक्सी गुट शामिल हैं, मसलन लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक आदि। नंबर 4, अप्रैल 2024 में इजराइल ईरान तनाव चरम पर पहुंच गया। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 2 टॉप कमांडर समेत 7 लोग मारे गए। ईरान ने हमले का आरोप लगाया इजराइल पर, बदला लेने की धमकी भी दी। 13 अप्रैल को उसने मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया। इतिहास में पहली बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी। 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान में एक मिलिट्री साइट पर ड्रोन हमला हुआ। अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि हमला इजराइल ने किया, मगर ना तो इजराइल और ना ही ईरान ने इस बात की पुष्टि की। इजराइल हमास जंग अभी भी जारी है। ईरान के प्रॉक्सी गुट भी एक्टिव हैं और ईरान इजराइल के बीच तनाव भी कायम है। अजरबैजान और इजराइल के बीच कैसे रिश्ते हैं, इन्हें भी 3 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। अजरबैजान की आज़ादी के महज 1 बरस बाद तब से रिश्ता मजबूत ही हुआ है। हालांकि अजरबैजान ने तेल अवीव में अपना दूतावास खोलने में 32 बरस लगा दिए। नंबर 2, इजराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच इजराइल ने अजरबैजान के कुल आयात के 69% हथियार दिए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल 2020 में नगोर्नो कराबाख की लड़ाई में भी हुआ था। नगोर्नो कराबाख अजरबैजान के अंदर का एक प्रांत है। वहाँ की अधिकांश आबादी आर्मेनियाई मूल की है। इनको आर्मेनिया से सपोर्ट भी मिलता था। 1988 से वहाँ स्वायत्तता को लेकर जंग चल रही थी। 2023 में अजरबैजान ने फौज भेजकर नगोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया। आर्मेनियाई मूल के 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भागकर आर्मेनिया जाना पड़ा। ईरान ने बलपूर्वक कब्जे का विरोध किया था। ऐतिहासिक तौर पर ईरान आर्मेनिया का समर्थक रहा है, हथियार भी देता है। दिलचस्प ये है कि आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है। नंबर 3, अजरबैजान इजराइल के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल की कुल ज़रूरत का 30% तेल अजरबैजान से जाता है। अजरबैजान और इजराइल के नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करते रहते हैं। पिछले कुछ बरसों में उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं। अजरबैजान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने यहाँ से ऑपरेट करने की छूट दी है। चूंकि अजरबैजान की ज़मीनी सीमा ईरान से लगती है, इसलिए वहाँ से ईरान पर नज़र रखने में आसानी होती है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 2018 में मोसाद ने तेहरान में सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल्स चुराए थे, तब उसके एजेंट्स अजरबैजान बॉर्डर से ही बाहर निकले थे। बदले में इजराइल ने अजरबैजान को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई की। मार्च 2023 में इजरायली अखबार हारेत्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान एक स्पेशल एयरफील्ड बना रहा है। उसका एक्सेस इजराइल को मिलेगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की स्थिति में इजराइल उस एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। इन्हीं वजहों से ईरान इस रिश्ते को शक की निगाहों से देखता है। उसकी अजरबैजान से अच्छी नहीं बनती। 2023 में दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को बाहर निकाला था।
इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। हमने पूछा, शिया बहुल होने के बावजूद अजरबैजान और ईरान की पटरी क्यों नहीं खाती? देखिए, इसको इतनी आसानी से नहीं समझा जाता है। दोनों शिया हैं, वो सही है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ईरान के लोग हैं या ईरान के जो बाशिंदे हैं, वो अपने आप को पर्शियनाइज शियाज कहते हैं। और जो अजरबैजान के जो शिया हैं या मुसलमान हैं जो कहें, वो अपने आप को टर्किक मुसलमान कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और इनका इतिहास भी थोड़ा भिन्न रहा है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि अजरबैजान के शासकों द्वारा 18वीं शताब्दी में, 17वीं लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में यहाँ पर ईरान पे अजरबैजानियों का ही शासन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजरबैजान तो एक देश है ही जो साउथ कॉकेशस में है, एक अजरबैजान प्रांत भी है ईरान में, और दोनों अजरबैजानी बोलते हैं। हालांकि अब वो भाषा लुप्त होती जा रही है ईरान में, लेकिन आयतुल्ला अली खामेनेई जो इस समय स्पिरिचुअल लीडर और सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो खुद अजरबैजानी हैं, अजरबैजानी मूल के हैं। तो एक डिमांड अजरबैजान को जोड़ने के लिए और एक नए मुल्क बनाने की भी होती है, ये भी है। लेकिन इतिहास अलग होने के चलते उनकी सभ्यता, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, वो सारे भिन्न हो गए। और इस पर सबसे ज्यादा छाप छोड़ा है सोवियत काल और उसके पहले जारशाही ने। जैसे यहाँ के मुसलमान जितने भी हैं, वो आमतौर पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उतना जितना ईरान में या अरब मुल्कों में इस्लाम को तरजीह दी जाती है अपने दैनिक गतिविधियों में, यहाँ नहीं दी जाती है। तो कई मामलों में ये भिन्न भी हैं, कई मामलों में समान भी हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो तुर्क लोगों को ये अपने क्लैन का मानते हैं और ईरानियन को ये पर्शियंस कहते हैं। अजरबैजान की दोस्ती इजराइल के साथ क्यों है? दोनों के हित कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है। हुआ यूं कि अजरबैजान और आर्मीनिया का संघर्ष हम जानते हैं, सब जानते हैं, 90 के दशक से चला आ रहा है। 2023 में जाके उसका समाधान हुआ है और अभी भी समाधान की दिशा में चल रहा है। फाइनली जब उन्होंने नगोर्नो काराबाख को, जो अजरबैजानी क्षेत्र था, उसको आर्मीनिया से वापस अपने राज्य में मिला लिया। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन या देश जितने भी हैं, वो नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का ही पार्ट मानते थे जो आर्मीनिया के कब्जे में था। अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध के समय या उसके पहले भी इजरायलियों ने काफी मदद की थी अजरबैजान को। उनको ड्रोन्स बेचे थे, उनको सैन्य साजो सामान बेचे थे, उनको कई तरह के वो इक्विपमेंट्स दिए जो आर्मीनिया और अजरबैजान युद्ध जो 2020 में हुआ उसमें उनको बढ़त मिली। तो इजरायली और अजरबैजानी को दोस्ती इस लिहाज से है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करते हैं। इजराइल का ये इंटरेस्ट है कि वो ईरान के बॉर्डर पे, यानी अजरबैजान को मदद करके ईरान पे नजर रख पाएगा, और जो कुछ हद तक सही भी है। उनके ऑपरेटिव्स भी वहां ऑपरेट करते हैं उस टेरिटरी में, उस रीजन में, खासकर बॉर्डर रीजन में। और अपुष्ट खबरें ये भी हैं कि काफी हद तक मोसाद ने अजरबैजान के जो मिलिट्री डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी अपनी पैठ बना ली है। तो और ये नागवार गुजरती है ईरान को, जाहिर है, जो ईरान और इजराइल की तलखी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो अगर पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स देखें तो ईरान और तुर्की की बहुत नहीं बनती, हालांकि अब उनके संबंध स्थापित होने लगे हैं। इसके चलते अजरबैजान और ईरान में तलखी है और अजरबैजान और तुर्की दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, यानी एक भाई का दर्जा देते हैं। उनकी भाषा भी समान है। तुर्की के लोग ये कहते हैं कि जो भाषा वो बोलते हैं अजरबैजानी, वो एक उनका डायलेक्ट है, एक अपभ्रंश है जो इस्तेमाल। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। और
इजराइल की अजरबैजान से दोस्ती को तुर्की भी कबूल करता है, जो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर है। अब हेलीकॉप्टर हादसे में मोसाद वाली थियोरी की चर्चा कर लेते हैं। दोनों पक्ष जान लेते हैं। पहला पक्ष इस थ्योरी पर बहस हो क्यों रही है। इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में पहली दफा ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। इजराइल ने अभी तक जवाबी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की, मगर ये जरूर कहा था कि हम अपने समय पर बदला लेंगे। दूसरा पक्ष, इस थ्योरी में दम क्यों नहीं है। पहली बात, आज तक मोसाद का नाम किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या में नहीं आया है। जानकार कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का मतलब सीधी जंग का ऐलान होगा। इजराइल इस वक्त गाजा में उलझा हुआ है, वो किसी भी कीमत पर नई जंग शुरू नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसने ईरान के डायरेक्ट अटैक पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी बात, ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया है। अभी तक उनका जोर खराब मौसम और तकनीकी खामी पर है। रईसी शाह के जमाने का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स नहीं खरीद पा रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जांच रिपोर्ट में ईरान हेलीकॉप्टर हादसे का दोष अमेरिकी प्रतिबंधों पर लगा सकता है। हालांकि जब तक रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाती, इस पर कोई भी आकलन करना सही नहीं होगा। तभी तथ्यों और दावों में अंतर का पता चल सकता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने 20 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताइवान अपने लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेगा। लाई ने अपने भाषण में चीन से ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता रोकने की बात भी कही। चीन ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा बताता है। ताइवान को महज 12 देशी मान्यता देते हैं। अमेरिका भी ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन उसके साथ व्यापार करता है। इसी वजह से चीन अमेरिका से नाराज रहता है। लाई की शपथ के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बधाई संदेश भेजा है। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे। इसमें विलियम लाई की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP को सबसे ज़्यादा 40% वोट मिले। इससे पहले भी ताइवान में DPP की ही सरकार थी। साई इंगवेन इससे पहले ताइवान की राष्ट्रपति थी। ये हुई ताइवान और वहाँ हुए चुनाव की बात। अब जानते हैं नए राष्ट्रपति विलियम लाई की चीन को लेकर पॉलिसी क्या है। 3 पॉइंट्स में इसे समझते हैं। नंबर 1, विलियम लाई खुले तौर पर ताइवान की आज़ादी की मांग करते हैं। जैसा हमने पहले बताया, चीन ताइवान को अपना हिस्सा ही मानता है। वो ताइवान को मान्यता देने वाले देशों पर भी दबाव बनाता है। इसी वजह से ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या घटकर महज 12 रह गई है। ऐसे तनाव के बीच भी लाई ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताते हैं। नंबर 2, विलियम लाई की बेबाकी की वजह से चीन उनसे चिढ़ा रहता है। वो उन्हें एक खतरनाक अलगाववादी नेता बताता है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार ये बात दोहराई है कि हमें आज़ादी की घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से एक आज़ाद देश में रह रहे हैं जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान। नंबर 3, विलियम लाई की चीन को लेकर आक्रामकता इस बात से समझिए कि चुनाव से पहले चीन के नेता ताइवान के लोगों को लाई की पार्टी DPP के खिलाफ वोट करने के लिए उकसा रहे थे। लाई का राष्ट्रपति बनना ताइवान के लिए कितना फायदेमंद है। जानकार कहते हैं कि लाई को पूर्व राष्ट्रपति साई इंगवेन से सीख लेनी चाहिए, उनके जैसे कार्यकाल चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम ही हैं। लाई का पूरा करियर ही ताइवान को आज़ादी दिलवाने की मांग पर टिका हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में ताइवान और चीन के बीच तनाव देखने को मिल सकता है। विलियम लाई की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का आप एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली अपडेट साउथ अफ्रीका से। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि 2021 में जुमा ने न्यायालय की अवमानना की थी, इसके लिए उन्हें 15 महीने की जेल हुई थी। कोर्ट ने कहा कि फैसला हमने देश के संविधान के मुताबिक ही लिया है। साउथ अफ्रीका का संविधान कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 साल माने 12 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए जुमा अब नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के योग्य नहीं हैं। उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जुमा की कहानी क्या है? जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया है। साल 2009 से 2018 तक जुमा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। इसी दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान परिवारवाद को बढ़ावा दिया, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटा। साथ ही उन पर भारतीय मूल के उत्तर प्रदेश के रहने वाले चर्चित गुप्ता ब्रदर्स को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे थे। 2016 में साउथ अफ्रीका के पूर्व डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर जोनास मेवीसी ने आरोप लगाया कि गुप्ता फैमिली ने उन्हें अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए 375 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। बदले में शर्त रखी कि उन्हें गुप्ता ब्रदर्स की बातें माननी होंगी, जिससे उन्हें बिजनेस में फायदा हो। 2018 में करप्शन केस के चलते जुमा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 29 मई को साउथ अफ्रीका में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। उसकी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।